स्टूडेंट्स, मैं हूं नादिया नूर और आज मैं हाजिर हूं सी प्रोग्रामिंग सीरीज से मुतल्लिका एक नए टॉपिक को लेके आपकी खिदमत में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव नॉलेज के सफ़र में अबाउट सी कोडिंग। लेकिन उससे पहले वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सी लैंग्वेज के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से मुतल्लिका। व्हाट इज़ हैश इंक्लूड एंड व्हाट इज़ हैश डिफाइन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। फाइन। सी प्रोग्रामिंग के अंदर प्री प्रोसेसर की दो टाइप्स हैं, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सबसे पहले हम बात करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में। सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम प्रॉपर तौर पे एग्जीक्यूट होने के लिए इन तीन प्रोसेसेस से लाजमन गुजरता है, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन एंड लिंकिंग। सी लैंग्वेज का जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर हम बहुत से फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फंक्शंस इनपुट हों या आउटपुट के हों या इसके अलावा मैथमेटिक्स से मुतल्लिका हों। तो इन तमाम फंक्शंस को सी प्रोग्राम में शामिल करने के लिए हमें इनसे मुतल्लिका हेडर फाइल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करना होता है। ये हेडर फाइल्स सी सिस्टम की बैक पर मौजूद होती हैं और ये एक नहीं बल्कि बहुत सी हेडर फाइल्स होती हैं जो कि बहुत से फंक्शंस पर मुश्तमिल होती हैं। और इन हेडर फाइल्स को इस तरह डिवाइड किया जाता है कि इन्हें डिफरेंट लाइब्रेरी फोल्डर्स के अंदर रखा जाता है। जब हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कंपाइल होने के लिए कंपाइलर के पास जाता है और कंपाइलर को उस प्रोग्राम के अंदर कोई भी इनपुट या आउटपुट फंक्शन या इसके अलावा और कोई भी फंक्शन जब मिलता है तो कंपाइलर उस प्रोग्राम को फौरन से प्री प्रोसेसर के हवाले कर देता है और यहाँ से काम स्टार्ट होता है प्री प्रोसेसर का। प्री प्रोसेसर उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद तमाम फंक्शंस के ओरिजिनल कोड को लाइब्रेरी फाइल से उठाता है और उसे प्रोग्राम के कोड के अंदर ऐड कर देता है। और जब तमाम फंक्शंस पे ये रूल अप्लाई हो जाता है तो फिर वो प्रोग्राम कंपाइलर के हवाले कर दिया जाता है, फिर जिसे कंपाइलर प्रोसेस करने के बाद ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील कर देता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में। फिर वो ऑब्जेक्ट कोड मजीद आगे प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हैश इंक्लूड एंड हेडर फाइल इस सिंटैक्स को। ये स्टेटमेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड कहलाती है जिसे प्रोग्राम के स्टार्ट में ही शामिल कर दिया जाता है। हम इस कमांड को प्रोग्राम में कहीं और ऐड नहीं कर सकते सिवाय स्टार्ट के। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की इस कमांड को शामिल करने के लिए हम इस हैश के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये हैश का सिंबल प्री प्रोसेसर को डायरेक्शन देता है और सी के सिस्टम में सिर्फ प्री प्रोसेसर ही वो प्रोग्राम है जो कि इस हैश के सिंबल को समझ सकता है। अब इस हैश के सिंबल के आगे जो इंक्लूड का सिंटैक्स लिखा होता है ये असल में वो फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारी हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं। और ये हेडर फाइल्स इसी ही इंक्लूड नाम के सिंटैक्स के आगे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी होती हैं और ये फाइल्स इस इंक्लूड नाम के फोल्डर के अंदर मौजूद होती हैं। यानी हैश इंक्लूड का ये सिंटैक्स जो है ये हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उन्हीं हेडर फाइल्स को जिनसे मुतल्लिका फंक्शंस को हम प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं। और अगर हम इन हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर ऐड कर लें तो फिर हम उस प्रोग्राम के अंदर उस हेडर फाइल से मुतल्लिका फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि उन फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए उनका सिंटैक्स प्रॉपर और ठीक हो, सिंटैक्स वही हो जो हेडर फाइल के अंदर दिया गया है, वरना ये सिंटैक्स एरर कहलाएगा। और ये एंगुलर ब्रैकेट का सिंबल भी हेडर फाइल को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी इस सिंटैक्स में छोटे से छोटे सिंबल का या फिर सिंटैक्स का एक मकसद है और हेडर फाइल्स की एक्सटेंशन .h होती है। ये बात आपने याद रखनी है, कोई भी हेडर फाइल मेंशन करने से पहले आपने उसके साथ उसकी एक्सटेंशन को भी लगाना है, जैसे stdio.h, conio.h या फिर math.h।
अगर आप .h नाम की एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो ये सिंटैक्स एरर होगा। इसके अलावा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की इस स्टेटमेंट को या कमांड को हम सेमीकोलन के साथ ख़त्म नहीं करते, बल्कि एंगुलर ब्रैकेट्स जहाँ पे ख़त्म होती हैं या एंडिंग एंगुलर ब्रैकेट को लगाया जाता है वहीं पे हमारी ये स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है। ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि सी प्रोग्राम के अंदर तमाम स्टेटमेंट्स को सेमीकोलन से एंड किया जाता है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी हैं जिनके आखिर पे सेमीकोलन नहीं लगाया जाता, जिनमें से एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड्स हैं। अब बात करते हैं हम हैश इंक्लूड नाम के इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड्स को देने के दो तरीकों पर। सबसे पहले तरीके के मुताबिक हम इसके अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे तरीके के मुताबिक हम इसके अंदर इन इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। अगर तो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की कमांड को देने के लिए इस एंगुलर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, यानी इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमने हेडर फाइल का नाम लिखा है क्योंकि हम इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद फंक्शंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमने ये एंगुलर ब्रैकेट्स तो दे दी, लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि जब इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हेडर फाइल को सर्च किया जाएगा तो इसे सिर्फ इसी इंक्लूड नाम की डायरेक्टरी के अंदर सर्च किया जाएगा। इस इंक्लूड डायरेक्टरी के अलावा बाकी जितनी भी डायरेक्टरीज या फोल्डर्स हैं इनमें इस फाइल को नहीं सर्च किया जा सकता सिवाय इंक्लूड डायरेक्टरी के अलावा। और अगर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के इस सेकंड टाइप पर अमल करते हैं और एंगुलर ब्रैकेट्स के अलावा इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसके अंदर लिखी हुई फाइल को इंक्लूड डायरेक्टरी के अलावा बाकी तमाम डायरेक्टरीज में भी सर्च किया जा सकता है, यानी कि किसी भी हेडर फाइल को सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर सर्च करने की रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है इन्वर्टेड कॉमास के जरिए। और इंक्लूड डायरेक्टरी के अलावा बाकी तमाम डायरेक्टरीज के अंदर भी हेडर फाइल को सर्च किया जा सकता है, लेकिन इस इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल मोस्टली तब किया जाता है जब हमने अपनी तरफ से पर्सनल फाइल्स को बनाकर सी लैंग्वेज के सिस्टम के अंदर स्टोर किया हो। तो अब आपने यहाँ पे किसी भी हेडर फाइल का नाम या फिर लोकल फाइल का नाम देने से पहले इस बात का ख्याल रखना है कि वो फाइल किस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। अगर तो इंक्लूड के अंदर मौजूद है तो फिर एंगुलर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कीजिए, और अगर तो वो फाइल किसी और डायरेक्टरी में मौजूद है इंक्लूड के अलावा तो फिर इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर, आज हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड के बारे में। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक मेरे इस लेक्चर की बखूबी समझ आई होगी, मगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। इसके साथ साथ ये मेरे कुछ सोशल अकाउंट्स हैं तो इन्हें भी ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको फॉलो करना ही हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट है, जो कि हमारे लिए बहुत अहम है। सी लैंग्वेज से मुतल्लिका ये मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है और आप इस प्लेलिस्ट में जाके, जो कि सी कोडिंग सीरीज़ के नाम से है, आप इसे प्रॉपर शुरू से फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सी लैंग्वेज की तमाम नॉलेज हासिल हो और आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो सकें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।